नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन दो खास तरह के एलिमेंट्स की जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है, धातु और अधातु, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। कभी सोचा है कि सोना तो इतना चमकता है, पर कोयला क्यों नहीं? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से, जो हम सब ने अपनी रसोई में देखी है। खाना बनाने वाला बर्तन मेटल का होता है, पर उसका हैंडल प्लास्टिक का। ऐसा क्यों? बस इसी एक सवाल में इन दोनों मटेरियल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क छिपा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिक फ़र्क को जानेंगे, फिर कंडक्टिविटी की कहानी समझेंगे, उनकी रिएक्टिविटी पर बात करेंगे और फिर मिलेंगे कुछ इन बिटवीनर्स से। और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे ये दो मेन प्लेयर्स यानी चमकदार धातुएं और उनके बिल्कुल उलट अधातुएं असल में हैं क्या, और इनमें क्या फ़र्क है। ये टेबल हमें सब कुछ साफ साफ बताती है। देखिए, मेटल्स चमकदार होते हैं, उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं और तार भी खींचे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती और वो ब्रिटल यानी भंगुर होते हैं, मतलब जोर लगाने पर टूट जाते हैं। और हाँ, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स। और हाँ, रूम टेम्परेचर पर ये कैसे मौजूद होते हैं, इसमें भी बड़ा फर्क है। पारे यानी मर्क्यूरी को छोड़ दें तो लगभग सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आपको तीनों स्टेट्स में मिल जाएंगे: ठोस, तरल और गैस। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहर से दिखने वाली बातें। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनसे एनर्जी यानी ऊर्जा कैसे पास होती है। यहीं से हमें हमारे खाना पकाने वाले बर्तन का जवाब मिलेगा। इसी को साइंटिफिकली कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। आसान भाषा में कोई चीज अपने अंदर से गर्मी को कितनी आसानी से और कितनी तेजी से गुजरने देती है। यही वजह है कि बर्तन मेटल का होता है, ताकि वो जल्दी गर्म हो और खाना पका सके। अब देखिए, धातुओं में ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र। असल में मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से कसकर बंधे नहीं होते। वो आज़ादी से घूम सकते हैं और अपने साथ हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर आसानी से बह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ गर्मी एक एटम से दूसरे एटम तक वाइब्रेशंस यानी कंपन के जरिए पहुंचती है। ये कुछ टेलीफोन वाले गेम जैसा है, जहां बात को आगे पहुंचने में वक्त लगता है। ये प्रोसेस बहुत धीमा होता है और इसीलिए नॉन मेटल्स अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। तो चलिए, इसी बात पर एक सवाल हो जाए। हम जानते हैं कि ज्यादातर अधातुएं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, पर इनमें से कौन है जो एक अच्छा कंडक्टर है? आपके ऑप्शंस हैं: ए फुलरीन्स, बी ग्रेफाइट, सी डायमंड या डी सल्फर। और सही जवाब है बी, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट है तो कार्बन का ही एक रूप, यानी एक अधातु, लेकिन इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े ढीले होते हैं और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तभी तो इसका इस्तेमाल बैटरी और पेंसिल की नोक में होता है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख ली। अब बात करते हैं केमिकल बिहेवियर की, जहां एक तरह की रैंकिंग चलती है कि कौन कितना रिएक्टिव है। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप धातुओं की एक रैंकिंग लिस्ट समझ सकते हैं, जो ऊपर से नीचे तक सबसे ज्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव के क्रम में होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की किताबों से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रेलवे की परीक्षाओं तक ये हर जगह पूछा जाता है। अब इतनी लंबी लिस्ट याद कैसे रखें? खैर, इसके लिए स्टूडेंट्स अक्सर बड़े मज़ेदार मेमोनिक्स यानी याद रखने के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये वाला। तो इस सीरीज का फ़ायदा क्या है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। मतलब एक ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव धातु एक कमजोर धातु को उसके सॉल्यूशन से कैसे बाहर निकाल फेंकती है। जैसे यहाँ जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तो अब तक हमने दो टीमों की बात की, धातु और अधातु। लेकिन साइंस में हमेशा कुछ इन बिटवीनर्स भी होते हैं, और यहाँ ये है मेटलॉइड्स यानी उपधातु। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी जैसी लाइन दिखेगी जो मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग करती है। बस इसी लाइन पर रहते हैं ये मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इनकी ये बीच वाले कंडक्टिविटी कोई कमी नहीं है, बल्कि यही इनकी सुपर पावर है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मेटलॉइड्स क्रूशियल सेमीकंडक्टर्स हैं। इनके बिना सोचे हमारे फोन, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं होता। यही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है। चलिए अब इन सब साइंटिफिक बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। मेटल्स की रिएक्टिविटी की एक सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जंग लगना या करोजन। लोहा, जो कि एक धातु है, पानी और हवा के संपर्क में आकर नेचुरली रिएक्ट करता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर रिएक्टिविटी सीरीज का ज्ञान काम आता है। हम एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का तरीका अपनाते हैं, मतलब लोहे के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। अब जब हवा और पानी हमला करते हैं तो जिंक पहले रिएक्ट करता है और खुद को सैक्रिफाइस करके लोहे को बचा लेता है। तो बात साफ है, हर एलिमेंट की अपनी खास प्रॉपर्टी ही तय करती है कि वो हमारे किस काम आएगा, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनों और ट्रेनों में लगने वाला लोहा हो, गहनों में इस्तेमाल होने वाला सोना हो, या फिर खेती के लिए जरूरी नाइट्रोजन। हमारे एक सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो इस पूरे डिस्कशन को समेट देती है कि इंसान की सभ्यता की प्रगति धातुओं और अधातुओं की खोज से जुड़ी हुई है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी जैसे गुणों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, तो भविष्य में हम कल की चुनौतियों को हल करने के लिए कैसी नई मटेरियल्स डिजाइन करेंगे। ऐसा लगता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो ये लाइन है ना, यही इनोवेशन का अगला फ्रंटियर है।